16 नवंबर 2024 की सुबह लगभग 5 बजे का वक्त रहा होगा। वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, झांसी के मेडिकल कॉलेज से सुबह ही सुबह चीख पुकार की आवाज़ें आ रही होती हैं, रोने की आवाज़ें आ रही होती हैं। और वहीं पे दूसरी ओर क्या हो रहा होता है, दूसरी ओर कुछ लोग चूना लेके सड़क की दोनों तरफ डाल रहे होते हैं। तभी उनके पास कोई आता है और उनसे पूछता है कि भैया ये चूना क्यों डाल रहे हो आप सड़क पे। तो वो कहता है कि अभी डिप्टी सीएम साहब आने वाले हैं, उनका कार्यक्रम है और जो पीड़ित हैं वो उनसे मिलने वाले हैं। अब उस आदमी का ये कहना ही होता है और उसके बाद वो दोबारा से चूना डालने लगता है। तो ये दूसरा वाला शख्स क्या करता है, उस आदमी की फोटो खींच लेता है चूना डालते हुए और इसके बाद वो उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। अब जैसे ही वो सोशल मीडिया पर अपलोड होता है तो ये फोटो क्या है, वायरल हो जाता है और पक्ष और विपक्ष में बहस होने लग जाती है कि देखिए झांसी में मेडिकल कॉलेज में 10 बच्चे झुलस के मर गए हैं और यहाँ पे सीएम साहब के स्वागत के लिए सड़कों को सजाया जा रहा है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जिसके लिए ये चूना डाला जा रहा था, जो डिप्टी सीएम के लिए डाला जा रहा था, तो डिप्टी सीएम साहब एक वीडियो जारी करते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें ये पता नहीं था कि उनके लिए चूना डाला जा रहा है रोड पे। इसके लिए वो माफ़ी मांगते हैं और वो आदेश करते हैं कि जिसने भी ऐसा किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों दरअसल आज की कहानी हमारी है झांसी के उसी मेडिकल कॉलेज के ऊपर, जहाँ पे 10 बच्चे हॉस्पिटल के अंदर आग से झुलसकर मर जाते हैं। आखिर उस रात ऐसा हुआ क्या था कि इन बच्चों की आग से जलने की वजह से जान चली गई। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी की। यहाँ पे एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है महारानी लक्ष्मीबाई और इस हॉस्पिटल के SMCU यानी कि नवजात शिशु ग्रहण चिकित्सा कक्ष 15 नवंबर 2024 की रात यहाँ पे लगभग 54 बच्चे एडमिट होते हैं। और दोस्तों उन बच्चों की उम्र मैं आपको बताना चाहूँगा। दरअसल उन बच्चों की उम्र थी, किसी की 0 थी तो किसी की 2 दिन थी तो किसी की 4 दिन थी, किसी की हफ्ते थी, किसी की महीने थी। दरअसल होता क्या है, वहाँ पे जितने भी बच्चे एडमिट थे उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। किसी को निमोनिया था, किसी को पीलिया था या किसी को और कोई दिक्कत होगी। और होता क्या है दोस्तों, ये सारे बच्चे जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे, इनके हाथ पे क्या है, एक पट्टी बांध दी जाती है और उस पट्टी के ऊपर उस बच्चे की माँ का नाम लिख दिया जाता है और बस उस पट्टी से ही उस बच्चे की पहचान होती है। नहीं तो वो देखने में सारे बच्चे एक से लगते हैं। उस पट्टी से क्या होता है दोस्तों, अगर किसी को बुलाना होता है जो वहाँ पे उस बच्चे के लिए रुका होता है, चाहे उसकी माँ हो, पिता हो, परिवार के लोग हों, अब किसी को हमें बुलाना होता है, किसी को दवाई देनी है या कोई और बात करनी है उस बच्चे के परिवार से, उस बच्चे के बारे में, तो जो इस पट्टी पे नाम लिखा होता है उसकी माँ का, वो नाम आवाज़ लगाते हैं तो उस बच्चे के परिवार के लोग आते हैं और उनसे दवाई मंगानी है, जो करना है, जो भी करना है दोस्तों, जो पहचान है वो उस पट्टी से होती है उस बच्चे की। अब दोस्तों सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 15 नवंबर 2024 की रात लगभग 10 सवा 10 बजे का समय होता है। होता क्या है, जो माएँ होती हैं, कुछ माएँ जो होती हैं अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं और बहुत सारे लोग जिनके घर में पहली बार बच्चा हुआ है वो वार्ड के बाहर बैठे हुए हैं और खुशी का माहौल था। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जब घर में बच्चा आता है तो घर में खुशियाँ होती हैं, क्योंकि बहुत सारे घर में जो है पहला बच्चा पैदा हुआ था, सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई भी परेशानी नहीं थी, खुशियों का माहौल था। लेकिन दोस्तों अब क्या होता है, आज तक पे एक इंटरव्यू चल रहा होता है और वो इंटरव्यू चल रहा होता है हमीरपुर के रहने वाले गोविंद दास का। गोविंद दास बताते हैं कि उनके घर में पहला बच्चा पैदा हुआ था। अब वो वहाँ पे बैठे हुए थे, वो देखते हैं कि ऑक्सीजन के सिलेंडर में जो वहाँ की नर्स थी हॉस्पिटल की, वो पाइप को लगा रही थी। लेकिन क्या होता है, वो पाइप जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर में अच्छी तरह से लग नहीं पा रहा होता। तो वो नर्स क्या करती है, उस पाइप के नीचे आग लगाना शुरू करती है ताकि वो पाइप थोड़ा ढीला हो जाए, उसके बाद ऑक्सीजन के सिलेंडर में आराम से लग जाए। लेकिन क्या होता है दोस्तों,
जैसे ही वो नर्स वहाँ पे आग लगाती है, तुरंत वो पाइप आग पकड़ लेता है और वहाँ पे आग लग जाती है। अब ये गोविंद दास क्या करता है, वहाँ पे उस आग को अपने गमछे से बुझाने की कोशिश करता है और ये जो नर्स है वो भी आग को बुझाने की कोशिश करती है और उस आग को बुझाने में वो नर्स झुलस जाती है। ऐसा क्या है दोस्तों, गोविंद दास ने अपने इंटरव्यू में बताया था। अब दोस्तों धीरे धीरे करके क्या होता है, वहाँ पे आग बढ़ने लगती है। और आग बढ़ने क्यों लगती है, दरअसल वहाँ पे होता है एक धमाका। अब जैसे ही एक विस्फोट होता है वहाँ पे आग बढ़ जाती है। दरअसल दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं इसमें, मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि वहाँ पे उस बाड़ के अंदर एक शॉर्ट सर्किट हुआ था और शॉर्ट सर्किट की वजह से ही वहाँ पे आग लगी थी। अब जैसे ही वहाँ पे आग लगती है तो दोस्तों होता क्या है, जैसे ही वहाँ पे आग लगती है तो जो महिलाएं होती हैं, जो माँ होती हैं उन बच्चों की, जो कि अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, वो तुरंत अपने अपने बच्चों को उठाती हैं और वहाँ से बाहर की ओर भागने लगती हैं। अब दोस्तों जो माँ अपने बच्चों को वहाँ से लेकर जब बाहर भाग रही थी तो वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अब जैसे ही हॉस्पिटल में चीख पुकार मचना शुरू होता है तो पूरे हॉस्पिटल में हल्ला हो जाता है, शोर हो जाता है कि बच्चों के बाड़ में आग लग गई है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जो माएँ थीं वो तो अपने बच्चों को लेकर बाहर भाग गई थीं, लेकिन जो उनके देख रेख करने वाले लोग थे, जो बच्चों के साथ के परिवार के लोग थे, जिनकी माँ नहीं थी हॉस्पिटल के अंदर, वो लोग क्या करते हैं, अब उस बाड़ की ओर भागते हैं क्योंकि उस बाड़ के अंदर आग लगी हुई है। अब जो लोग बाड़ के अंदर थे वो बाहर निकल रहे थे और इधर से जो बाड़ के बाहर थे वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों सभी लोग क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे बच जाएं, तो वो देखते हैं वहाँ पे जो डॉक्टर और नर्स थी वो सभी क्या करती हैं, अपनी अपनी जान बचाते हैं और वहाँ से बाहर भागने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच में जैसे कुलदीप है, कृपाल सिंह है, याकूब है, ऐसे कुछ लोग और थे। ये क्या करते हैं, जब इन्हें अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता तो ये लोग हिम्मत जुटाते हैं और उस बाढ़ में घुसने के लिए एक दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। दरअसल दोस्तों उन्होंने दूसरा रास्ता क्यों चुना था, हो क्या रहा था, उस बाढ़ के अंदर से जो है भीड़ बाहर की ओर भाग रही थी और साथ में वहाँ से धुआं भी बाहर बहुत स्पीड से आ रहा था। इसीलिए इन लोगों ने उस बाढ़ को सब तरफ से देखा, ये क्या करें क्या ना करें, तो ये हॉस्पिटल के बाहर की ओर जाते हैं और देखते हैं कि उस बाढ़ में खिड़की है और ये क्या करते हैं, ये उस खिड़की के रास्ते उस बाढ़ में प्रवेश कर जाते हैं। और दोस्तों जैसे ही ये लोग खिड़की के रास्ते से अंदर जाते हैं तो इधर से क्या है, कुछ लोग जो है अपने बच्चों को लेने के लिए आए होते हैं, लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने क्या है, इंसानियत दिखाई। दरअसल होता क्या है, जब वो अपने बच्चों को लेने के लिए आए थे तो उन्होंने सोचा अब यहाँ पे तो बच्चे तो सभी बच्चे हैं, क्या अपना बच्चा क्या दूसरे का बच्चा। तो उन लोगों ने क्या हुआ था, जो उनके हाथ पे जो बैंडेड बंधी हुई थी ना, जो पट्टी बंधी हुई थी जिसमें उनके बच्चों की माँ का नाम लिखा हुआ था, उन्होंने किसी की भी माँ का नाम नहीं देखा और वो क्या करते हैं, वहाँ से बच्चों को उठाना शुरू करते हैं और ये कुलदीप, याकूब और ये लोग जो थे, जो खिड़की के रास्ते से अंदर गए थे, इन लोगों को देना शुरू कर देते हैं और हॉस्पिटल के बाहर उन बच्चों को पहुंचाते हैं। टोटल 54 बच्चे इस वार्ड में भर्ती थे, जिनमें से कुछ बच्चों को तो उनकी माँ ले जाती हैं अपने साथ और कुछ बच्चों को ये लोग खिड़की के रास्ते से बाहर भेज देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, और भी बहुत से लोग होते हैं जो कि बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता मिलती नहीं और वो आग में झुलस जाते हैं। और अब दोस्तों एक और इंटरव्यू होता है और वो होता है कुलदीप का। जब कुलदीप का इंटरव्यू हो रहा होता है तो वो कहता है कि मेरे से जितना हो सका मैंने उतनी मेहनत की और बच्चों को बचाने की कोशिश की और जितने बच्चे बचा सकता था उतने बच्चे बचाए, लेकिन अब मेरे बच्चे का क्या, मेरे बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब मैं कुछ कह नहीं सकता कि मेरे बच्चे के साथ अब क्या होगा, वो बचेगा भी या नहीं बचेगा। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल प्रशासन को ये वाली बात पता चलती है तो वो कुलदीप को मतलब डांटते हैं, फटकारते हैं और उनसे कहते हैं कि हॉस्पिटल में जो भी हुआ तुम्हें किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुलदीप क्या कहता है, कुलदीप कहता है कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा मैं वही तो बता रहा हूँ कि हॉस्पिटल में हुआ क्या था। अब दोस्तों कुलदीप की जो बातें हैं बहुत सारे लोगों को चुभने लगती हैं, लेकिन जैसे ही कुलदीप का ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल होता है,
तभी लोग कुलदीप के बारे में सोचने लगते हैं कि शायद ये इंसान बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि इस इंसान ने यानी कि कुलदीप ने अपने बच्चे की चिंता नहीं की, अपने बच्चे की परवाह नहीं की, बल्कि इसने और बच्चों को भी बचाया। अब दोस्तों सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, हॉस्पिटल में भागम भाग मच रही थी, कोई अपनी जान बचा रहा था तो कोई बच्चों की जान बचा रहा था। लेकिन दोस्तों एक और बात थी सामने। दरअसल जो बच्चों के परिवार के लोग जो बाहर थे, जो उनके लिए बैठे रहते हैं, उनकी देखरेख के लिए, उन लोगों का भी इंटरव्यू सामने आया। उन लोगों ने क्या कहा? दरअसल उन लोगों का ये कहना था जैसे वो डॉक्टर लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे थे, अगर वो चाहते, अगर वो सब लोग ये भी चाहते कि एक एक बच्चे को उठाकर, जैसे वो अपनी जान बचा रहे हैं, एक बच्चे को उठाते और उस वार्ड के बाहर भाग जाते, तो दोस्तों उन बचने वाले बच्चों की संख्या आज ज़्यादा होती। अब दोस्तों जब हॉस्पिटल में भाग दौड़ मच रही होती है, चीख पुकार मच रही होती है, तभी यहाँ पर तकरीबन 5-6 गाड़ियाँ आती हैं दमकल विभाग की। अब ये लोग क्या करते हैं, खिड़की के रास्ते से हॉस्पिटल में अंदर रास्ता बनाते हैं और अंदर जाके इन लोगों को आग बुझाने में 2 घंटे का समय लगता है। और 2 घंटे के समय में दोस्तों 10 बच्चों की आग से झुलसने की वजह से जान चली जाती है और कुछ बच्चे गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। और दोस्तों इनमें से 8 परिवार ऐसे थे जो कि अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थे, और इन लोगों की ही रोने की, चीखने की, पुकारने की आवाज़ें इस हॉस्पिटल के अंदर गूंज रही थीं और सभी के कानों में जा रही थीं। जिनमें झांसी की रेखा जिनकी 2 जुड़वा बच्ची होती हैं, महुआ की नीरू जिनका एक बेटा होता है, जौनपुर की अभिलाषा का बेटा होता है, जालौन की शांति और संतोषी के बेटे होते हैं, झांसी की कविता और संध्या इनके भी बेटे होते हैं। अब जहां देखो इनके ही रोने पीटने की आवाज़ें आ रही होती हैं। इनकी कुछ लोग वीडियो बना लेते हैं, मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और इनके रोने पीटने की जो वीडियो होती हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। दोस्तों सही मामले में तो इनको ये भी नहीं पता था कि इनका बच्चा जिंदा है कि मर गया। दरअसल बात क्या थी, जो बच्चे थे वो झुलस के मरे थे। उनके हाथ पे जो पट्टी बंधी होती है जिस पे उनकी माँ का नाम लिखा होता है, उन सभी की वो पट्टियाँ जल गई थीं। अब ये किसी को नहीं पता था कि ये बच्चे किसके हैं और किसके नहीं हैं। अब क्या होता है दोस्तों, ये शोर पूरे झांसी में फैल जाता है और ये वायरल वीडियो पूरे देश में फैल जाती हैं और ये वीडियो उन प्रदेशों में भी पहुंच जाती हैं जहां पे अब चुनाव होने वाले हैं। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शायद वो भी कहीं पे चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए ही गए होंगे। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो क्या है, वो अपना प्रोग्राम बनाते हैं उस हॉस्पिटल में जाने का। 16 नवंबर 2024 की सुबह 5 बजे उनका प्रोग्राम था झांसी के उस हॉस्पिटल में जाके उन पीड़ित परिवारों से मिलने का। और दोस्तों वो ये जानकारी भी लेने के लिए आए थे झांसी उस मेडिकल कॉलेज में कि आखिर ये आग लगी कैसे, किसकी वजह से लगी, किसकी गलती है। अब वो झांसी उस मेडिकल कॉलेज में आ ही रहे थे कि उससे पहले ही कुछ लोगों ने उनकी स्वागत के लिए सड़क पे चूना डालना शुरू कर दिया। अब जब चूना उनके स्वागत में सड़क पे डालना शुरू किया तो किसी ने उसका फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब सोशल मीडिया पे जैसे ही फोटो वायरल होता है तो जो ब्रजेश पाठक जी हैं उनके बारे में जो विपक्षी लोग होते हैं कमेंट करने लगते हैं। उसके बाद जो ब्रजेश पाठक जी हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, वो सामने आते हैं, एक वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि जिसने भी ये गलती की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों अगर ये फोटो सोशल मीडिया पे नहीं जाता तो जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक जी, उनकी नज़र उस चूने के ऊपर कभी नहीं जाती। उनकी नज़र सिर्फ उस हॉस्पिटल में जो बच्चे मरे हैं, उनकी चीख पुकार हुई है, उनके माता पिता हैं, उनके ऊपर जाती और वो ये देखते कि आखिर इस पूरे कांड का मामला क्या है, आखिर हॉस्पिटल में आग लगी तो कैसे लगी। अब दोस्तों होता क्या है, अब इस मामले को न्यूज़ पे हाईलाइट कर दिया गया था और साथ में एक वेब पोर्टल दिखाया जा रहा था। उस पर क्या हुआ था, कुछ दिन पहले उस वेब पोर्टल पे एक बात लिखी गई थी कि इस मेडिकल कॉलेज में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी जाएंगी। अब सब लोगों का ये कहना है कि अगर इस हॉस्पिटल में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी गई थी तो
वो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं काम क्यों नहीं आई? वहाँ पे जो अग्नि बुझाने वाले यंत्र थे वो काम क्यों नहीं करे? दरअसल मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। इस हॉस्पिटल में जो अग्नि बुझाने वाले यंत्र थे, अग्निशमन यंत्र बोलते हैं जिसे, वो उनकी वैलिडिटी 4 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। अगर अग्निशमन यंत्रों की वैलिडिटी 4 साल पहले खत्म नहीं हुई थी तो आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। जो इस हॉस्पिटल का स्टाफ होता है उसको वो अग्निशमन यंत्र चलाने ही नहीं आते। अगर उनको अग्निशमन यंत्र चलाने आते तो वो उनका इस्तेमाल करके उस आग को बुझाते, और जो 10 बच्चे आग में जल के मरे हैं वो नहीं मरते, उनकी संख्या कम होती या फिर मरते ही नहीं। और साथ ही साथ दोस्तों उस नर्स के बारे में भी बात उठ रही है, जिसके बारे में हमीरपुर के गोविंद दास ने बताया था कि एक नर्स थी, वो ऑक्सीजन के सिलेंडर में एक पाइप लगा रही थी, उसके बाद उसने उसके नीचे आग लगाई, उसकी वजह से वहाँ पे आग लग गई, वो नर्स झुलस गई। अब वो नर्स है तो कहाँ है? लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब क्या किया है, वहाँ के डीआईजी और कमिश्नर इनसे कहा है कि 12 घंटे के अंदर अंदर मुझे इस मामले की साफ साफ रिपोर्ट चाहिए कि यहाँ पे आखिर गलती किसकी है और किस स्तर की गलती यहाँ पे हुई है जिसकी वजह से हॉस्पिटल में आग लगी। और जो यहाँ के डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, वो कहते हैं कि 3 विभाग इसकी जांच करेंगे, जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग होगा, पुलिस विभाग होगा और साथ के साथ मजिस्ट्रेट के द्वारा भी इसकी जांच की जाएगी कि आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मीडिया उस स्तर तक, उस लेवल तक जाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उसको वहाँ तक जाने नहीं दिया। और दोस्तों जो अंदर की बातें थीं वो छन के बाहर आ नहीं पाई। ये जितनी भी बात मैंने आपको बताई है ये सब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बताई है, और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है जो लोग मरे हैं उनके लिए 5 लाख की मदद, और जो बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए 50,000 की मदद दी जाएगी। लेकिन दोस्तों क्या ये 5 लाख या 50,000 से जिनके बच्चे गए हैं, जिनके घर में पहला बच्चा हुआ था, पहला चिराग था घर का जो बुझ गया, वो वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे। दोस्तों हमारे समाज में क्या होता है, हमारी सरकारों में क्या होता है, प्रदेश सरकार में क्या होता है, इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। होता क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, होटल वगैरह हम बनाते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल भी बनाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, ये लोग, मैं आपको अपने मन की बात बता रहा हूँ, ये लोग क्या करते हैं, अपने मन से अग्निशमन के पाइप डलवा देते हैं, वो पाइप कभी काम नहीं करते। वो सिलेंडर ला के रख देते हैं आग बुझाने वाले, वो सिलेंडर की वैलिडिटी निकल जाती है, उसको कभी यूज़ नहीं करते। अब वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि सरकारी विभाग के लोग आएंगे कि इन्होंने सारे नॉर्म्स फॉलो किए हैं या नहीं किए। हाँ भाई पाइप डल गया, ठीक है, हाँ भाई यहाँ पे सिलेंडर लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब आग लगती है तो इनमें से कोई भी काम नहीं करता। ऐसा क्यों? अब सरकार अगर सोचे, अगर चाहे तो एक ऐसी टीम बनाए, उसमें क्या हो, जितने भी हॉस्पिटल हैं, होटल हैं, स्कूल हैं, या चाहे कोई भी विभाग हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, इनमें एक टीम ऐसी हो जो कि हर 6 महीने के अंदर जाके यहाँ पे इन यंत्रों को चेक करे, उसके नीचे आग लगा के देखे कि ये सेंसर से चालू हुआ या नहीं हुआ, इनके सिलेंडर की वैलिडिटी अभी है या नहीं है। अगर वहाँ पे सिलेंडर रखे हैं तो वहाँ के लोगों को वो सिलेंडर चलाना आता है या नहीं आता, ये सारी चीज़ सरकार के ऊपर है। लेकिन होता क्या है, हमारे देश में जब तक कोई मर नहीं जाता तब तक आदमी काम नहीं करता। होता क्या है, बहुत सी पुलिया टेढ़ी मेढ़ी पड़ी होती हैं, उस पुलिया से किसी बस का एक्सीडेंट हो जाता है, तब लोगों को याद आती है कि अरे यार पुलिया तो क्षतिग्रस्त थी। कोई करंट का तार होता है कहीं पे, जब कोई बेचारा इंजीनियर लड़का कहीं बाहर से बिहार से पढ़ने दिल्ली आता है और बरसात में गेट पकड़ लेता है, तब उसकी चिपक के मौत हो जाती है। तब पता चलता है कि यहाँ पे तो करंट के तार खुले हुए थे, तब उन तारों को बंद किया जाता है। किसी लैब में या लाइब्रेरी में या कोचिंग क्लास में जब बरसात का पानी घुस जाता है और वहाँ पे स्टूडेंट उस पानी में डूबकर मर जाते हैं, तब सरकार को याद आती है कि जो बेसमेंट में जो है हमें कोई भी कोचिंग नहीं चलानी चाहिए, ये तो पानी भर के मर जाएंगे। हमारे यहाँ पे सिर्फ इंतज़ार किया जाता है किसी के मरने का, उसके बाद थोड़ी सी कार्रवाई कर दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, 4 दिन की कार्रवाई होती है, फिर लोग उसे भी भूल जाते हैं। दोस्तों इन 5 लाख या 50,000 से उस परिवार का बच्चा कभी वापस नहीं आएगा।
वो बस उस बच्चे को याद कर सकेंगे, उसको उस बच्चे की याद आएगी कि हमारे घर का पहला बच्चा था और झांसी के इस मेडिकल कॉलेज में आग लगी थी और इसमें हमारा बच्चा जल के मर गया। और वो ये भी सोचेगा कि कहीं ऐसा ना हो किसी दूसरे हॉस्पिटल में भी ऐसी ही व्यवस्था हो जहाँ पे किसी और का बच्चा आग में जल के मर जाए। अब बस सरकार को यही देखना है कि आगे से ऐसा ना हो, जो हो सके अच्छे कदम सरकार उठाए। अब इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, सरकार जो करेगी ज़्यादा अच्छा करेगी। दोस्तों, ये सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंह से कहने भर की बात है। वो कुछ भी मुंह से कहेंगे ये सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी ताकि आगे किसी भी हॉस्पिटल में किसी और माँ का पहला चिराग चाहे दूसरा चिराग हो, चाहे कोई भी बच्चा हो, इस तरह से आग से झुलस के मरे ना। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको बताना था और जताना था। क्योंकि जो दैनिक भास्कर की टाइमलाइन है वो कहती है कि ये हादसा रात को लगभग 10:30 बजे के आसपास हुआ था और उनका कहना था कि यहाँ पे पहले स्पार्क हुआ था, फिर विस्फोट हुआ था और 10:32 पर जो महिलाएं अपने नवजात बच्चों को दूध पिलाने के लिए गई हुई थीं, वो उस वार्ड से बाहर आती हैं और चीख पुकार मचती है। और 10:35 के आसपास वहाँ पे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पहुँचा। वहाँ पे धुआं बहुत ज़्यादा था और साथ ही 10:40 के आसपास जो वार्ड के बाहर उनके परिजन बैठे थे, उनको जो भी बच्चा मिला वो उन सभी बच्चों को लेकर बाहर भागने लगे और इस हिसाब से लगभग 39 बच्चों को बाहर निकाला गया था। और लगभग 10:50 पर यहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम पहुँचती है। उनको लगभग यहाँ पे आने में 20 मिनट का समय लगता है और 10:53 के आसपास जो इस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य थे वो यहाँ पे पहुँचते हैं। और 10:55 पर फायर ब्रिगेड के लोग क्या करते हैं, वो एक खिड़की का दरवाज़ा तोड़ते हैं और उसके अंदर एंट्री करते हैं। इसके बाद वो आग बुझाने की कोशिश करते हैं। 10:57 के आसपास डीएम और एसपी मौके पर पहुंच जाते हैं और उन्हें यहाँ पे आने में लगभग 27 मिनट का समय लग जाता है। और जब आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी तब 11:20 पर यहाँ पे सेना को बुलाया जाता है ताकि वो इस आग पर काबू कर सके और इसके बाद आग को बुझाया जाता है, क्योंकि सेना वहाँ पे पहुँच गई थी और सेना पूरी ईमानदारी से पूरी शिद्दत के साथ इस आग को बुझाती है। और 11:50 पर इस आग पर काबू पाया गया और इसके बाद स्टाफ और नवजात बच्चों को बाहर निकाला गया और 12:05 के आसपास 10 नवजात बच्चों की मृत्यु की घोषणा कर दी गई थी कि इस आग से झुलसकर 10 बच्चों की जान जा चुकी है। और यहाँ पे 2 बजे कमिश्नर और डीआईजी निरीक्षण करने के लिए पहुँच जाते हैं और 16 नवंबर 2024 की सुबह लगभग 4 बजे कानपुर जोन के डीआईजी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और 5 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब दोस्तों, जो कहानी थी मैंने आपके सामने बता दी। अब आपको क्या कहना है आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार।